हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 19 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात जो है अपना पहला मिशन, मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है होप मिशन। ठीक है, तो वो किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा? तो वो है आपका जापान। ठीक है, ये जो है आपका ये 15 जुलाई को लॉन्च होगा। आई थिंक आई एम कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पर 15 जुलाई और 19 जुलाई आप देख लेना एक बार। 15 ही है वैसे, मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, ये जो है मिशन 15 जुलाई को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। यह जो मिशन है, यानी कि इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब किस एजेंसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उस एजेंसी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। ठीक है, उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। एक खास बात ये है कि ये जो मिशन है ये मंगल ग्रह पर किसी भी अरब देश का, यानी कि इससे पहले किसी अरब देश ने अपना ये इस तरीके का कोई मिशन लॉन्च किया नहीं है, तो पहला देश है ये। ठीक है, यूएई जो ये ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इस मिशन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है इस मिशन की प्रक्रिया और किस तरीके से ये लॉन्च किया जा रहा है, कब इसकी घोषणा की गई थी। तो देखिए, 2014 या 15 के आसपास से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। यानी कि 2015 में यूएई ने लाल ग्रह इन द सेंस मंगल ग्रह के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करने के लिए एक मॉडल इन द सेंस उसका नाम था एमिरेट्स मार्स मिशन। ठीक है, उसकी घोषणा की थी कि हम इस तरीके का कोई भी मिशन वहाँ पर लॉन्च करेंगे। ओके, उसके बाद ये जो मिशन भेज रहा है, मतलब यूएई जो मिशन भेज रहा है, इसका कार्य क्या होगा, यानी वहाँ पर ये क्या करेगा। तो ये मंगल ग्रह से किस तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस किस तरीके से गायब हुई, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि वहाँ पर जो मतलब कि अंतरिक्ष में हवाओं का क्या संबंध है, तो उसके बारे में ये पूरी नॉलेज देगा। तो उस तरीके से वहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किस तरीके से गैसेस गायब हुई, इवन हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज़ के बारे में ये सारी नॉलेज देगा। इन टोटल ये है कि जो मंगल ग्रह है उसकी संरचना किस तरीके से चेंज हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आप होप मिशन जो है वो ला कर देगा। ठीक है, यूएई का मानना ये था कि बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब क्यों एक डिफरेंट ये मिशन लॉन्च कर रहा है, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी एजेंसीज़ ने जो भी नॉलेज ला के दी है उससे कुछ हटके करना है। तो इस तरीके से नासा ने एक एडवाइजरी जारी की थी, उसके थ्रू यानी कि उसी के बेस पर ऐसा मिशन लॉन्च करने की इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। ठीक है, और ये एक मिशन की एक खास बात ये है कि ये जो मिशन है कम से कम 1000 GB डेटा ला कर देगा। ठीक है, 1000 GB डेटा वहाँ से इस मिशन के थ्रू मिल सकता है। ओके, ये जो मिशन का टाइम ड्यूरेशन वो ये है, मई 2021 से लेकर और 2025 तक ये अपनी प्रोसेस को जारी रखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से इसका यही टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और ये किस तरीके से वहाँ पर स्टडी करेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा कि ये जो मिशन है इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाएंगे। ओके, 3 इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाएंगे जो अपना सीक्वेंस से वहाँ पर कार्य करेंगे, जिसमें से फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका होगा अमीरात एक्सप्लोरेशन इमेजर। ठीक है, इमेजर आप नाम से जैसा कि पता चल गया होगा, इसका नाम मतलब ये क्या होगा, ये एक मल्टी बैंड कैमरा है। ठीक है, ये कैमरा क्या करेगा, वहाँ पर 12 मेगापिक्सल की जो रिजोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं वो उनको लेगा। ठीक है, फिर उसके बारे में वहाँ की जो वही इन टोटल मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यानी कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमीरात मार्स इंफ्रेड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये था, हाँ यही था। तो ये जो सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट है वो ये होगा, और इसका क्या हुआ था, ये क्या है कि ये एक इंफ्रेड बैंड है। ठीक है, ये इंफ्रेड बैंड है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो धूल होता है, बर्फ़ होता है, वहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है उसके बारे में स्टडी की जाएगी। थर्ड जो था वो है आपका, था क्या मतलब, थर्ड जो है वो है आपका अमीरात मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जो मार्स है उसकी जो आउटर स्पेस है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या सिचुएशन है उसके बारे में स्टडी करेगा। ओके, एक खास बात पता है क्या है कि ये जो लॉन्च किया जाएगा मिशन, तो ये फरवरी 2021 के समथिंग ये पहुँचेगा। ठीक है, और उसी टाइम पीरियड में जो यूएई है उसका फाउंडेशन डे होगा, और कौन सा फाउंडेशन डे होगा, 50वां। ठीक है, ये एक खास बात है। चलिए, इतना ही था इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, तो वो है आपका भूटान। ठीक है, भूटान के मध्य खोला गया, और ये कहाँ खोला गया है ये आपको याद रखना ज़रूर कि पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के
पासाखा के बीच ये जो है खोला गया है। ठीक है, चलिए भारत और भूटान, और मतलब क्यों खोला गया है, ये कोविड-19 महामारी जो चल रही है इसके बीच में भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया जा सके, तो उसके लिए ये मार्ग जो है वहाँ पर खोला गया है। ठीक है, अब इंडिया और भूटान की क्या सिचुएशंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऐसा हुआ था, इंडिया और भूटान के जो राजनयिक संबंध हैं वो स्टार्ट हुए थे 1968 में। ठीक है, और कब मतलब किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, तो 1968 में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक मतलब कि भारत के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो उसी के साथ वहाँ से इसके स्टार्टिंग हुई थी। चलिए, है ना। अब उस टाइम पर क्या हुआ था कि उसके बाद 1972 में एक समझौता हुआ था, उसका नाम था भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता। ठीक है, 1972। तो उस समझौते के थ्रू क्या किया गया था कि दोनों कंट्रीज़ के मध्य में जो भी आपकी ट्रेड का जो सिस्टम है वो यानी कि एक मुक्त व्यापार प्रणाली की स्थापना की गई थी उसके थ्रू। ठीक है, उस समझौते के थ्रू। और उसी समझौते को लास्ट टाइम यानी कि सबसे आखिरी टाइम कब रिन्यू किया गया था, रिन्यू मतलब नवीनीकरण उसका किया गया था 2016 में। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है भूटान का सबसे बड़ा भागीदार, व्यापारिक भागीदार है। और इसका अगर आपको एक डेटा दूं हल्का फुल्का सा, तो देखो ऐसा हुआ था 2018 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में कम से कम 9,228 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। ठीक है, जिसमें अगर इंडिया की साइड से पता है कितना एक्सपोर्ट हुआ था, 6,011 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। और भूटान की साइड से जो एक्सपोर्ट हुआ था 3,217 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, इन द सेंस कि इंडिया में इंपोर्ट हुआ था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। और वो किसके लिए हुआ है, साइबर सुरक्षा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, तो साइबर सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये जो समझौता किया गया है, अभी क्या हुआ है कि भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तेज़ी से हो रहे मतलब कि डिजिटलीकरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सारे समझौते आप खुद ही देख रहे होंगे, जितने भी सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं वो सब वर्चुअली हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। इस समझौते में कुछ नहीं होगा, आपके जो साइबर सेफ्टी होती है बस उसी के ऊपर एक डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया ने 2017 में और 2018 में भी एक कुछ इसी से रिलेटेड एक समझौता हो चुका है, और इंडिया और इजराइल के बीच में ही। ठीक है, अच्छा चलो ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये होता क्या है, यानी कि साइबर सुरक्षा क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं, मीन्स टू से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितना भी डेटा होता है, तो उसको साइबर क्राइम से किस तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए साइबर सुरक्षा को मतलब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी सॉफ्टवेयर में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे कंप्यूटर में, जो भी हमारे इंटरनेट में जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, वो कुछ चोरी ना हो सके, कोई भी डेटा चोरी ना हो, तो उसके लिए साइबर सुरक्षा को मतलब ये समझौता उसी के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है। वो क्या थे, वो एक पैरा एथलीट थे। ठीक है, कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। इतना ही है, बस इनका नाम याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो आपकी फिल्म अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो इनको 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। TIFF यही है, ठीक है, समझ लेना, कुछ अलग नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा अटेंड किए जाने वाले फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। समझ रहे हो आप, यानी कि कम से कम इसमें सालाना पर ईयर 4,80,000 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं ऐसे, जैसे कि आपका कांस फेस्टिवल हुआ। ठीक है, तो और इसकी जो मतलब कब से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो वो आपको 1976 से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब कि कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, तो वो आपका कनाडा में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल चलाई है, तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने इस पहल को चलाया है, और किस लिए चलाया है, इस पहल के तहत क्या किया जाएगा, राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए फैसला किया गया है। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी।
ओके। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। ओके। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे से निपटान किया जा सके। निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना। आई होप यू गॉट इट वेल। चलिए, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, बस राज्य का नाम याद कर लेना और किस राज्य ने इस पहल को स्टार्ट किया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कब आयोजित किया गया, इसका आयोजन कब किया जाता है? तो 18 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसकी सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को इस दिवस को मनाने के रूप में यानी कि इसकी घोषणा की थी। ठीक है। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि ये जो नेल्सन मंडेला हैं ये कौन थे, है ना। ये जो सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे। समझ रहे हो ना, अश्वेत प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट तो ये बाद में बने थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। देखो, ये जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले ये साउथ अफ्रीका में मतलब काफ़ी टाइम से क्या चल रहा था, रंग भेद के लिए एक मतलब मूवमेंट चल रहा था, यानी कि रंग भेद के काफ़ी ज़्यादा लोग उसका विरोध करते थे। ठीक है। तो उसमें क्या होता था, देखिए जैसे हम किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो वहाँ पर तो अलग अलग किसी भी कंट्री में हो या फिर किसी भी एरिया में हो तो अलग अलग गुट बना दी जाते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो एक ग्रुप था जिसका नाम था उमखोतो वे सिजबे, ये उस ग्रुप का नाम था, कुछ अजीब ही नाम है। तो उस ग्रुप के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ठीक है। तो उस ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है मतलब रंग भेद के कारण जो भी संघर्ष चल रहा था, इन्होंने जो भी वहाँ पर स्ट्रगल किया, तो वहाँ पर कम से कम ये समझ लीजिए 27 वर्षों तक रोबेन द्वीप में एक मतलब उसी नाम से एक कारागार था, यानी एक जेल थी। वहाँ पर ये 27 वर्षों तक जेल में रहे थे और उसी दौरान सोच लीजिए 27 वर्षों तक जेल में रहे थे और वहीं पर उन्होंने कोयले का काम भी किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1990 में श्वेत सरकार से, समझ रहे हो, श्वेत सरकार से एक मेमोरेंडम हुआ, एक समझौता हुआ और उसके बाद एक नए अफ्रीका की यानी कि नए साउथ अफ्रीका का निर्माण हुआ। ठीक है। इन टोटल ये था कि जो नेल्सन मंडेला है वो दक्षिण अफ्रीका, इनफैक्ट दक्षिण अफ्रीका ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रंग भेद के विरोध करने के प्रतीक माने गए। ठीक है। और वो काफ़ी फेमस पर्सन है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूएन ने ये जो दिवस इसकी जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल दिवस है इसकी घोषणा की, जिसमें आपकी डेट बता दी है। ये इतना ही इनके बारे में जानने के लिए है। ओके। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। किस संस्था के प्रमुख थे वो? अच्छा, ये पूछा गया किस संस्था के प्रमुख थे, तो वो स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। ठीक है। स्वामीनारायण एक संस्था, अजीब सा नाम है। चलिए, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया, कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए, बस इतना ही है। ठीक है। वह वर्तमान में श्री स्वामीनारायण पीठ के आचार्य थे। चलिए, हाँ इतना जान लीजिए, ये सन्यासी आचार्यों के वंश में 5वें उत्तराधिकारी थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस वर्ष खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो है आपका 2035। ठीक है। 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी ये कंपनी, इसने ये लक्ष्य बनाया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी परिवहनों में इस समय इस्तेमाल होने वाले ईंधन की जगह स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एक पुस्तक है आपकी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। बस इतना ही है, इनके द्वारा ये लिखी गई है, पुस्तक का नाम याद रखना। आई होप आज के लिए बस इतना ही है। हाँ जी, इतना ही है। कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।